कवर कर लिया है। तो 2 क्लास या दो क्लास मान के चलिए, 2 या 3 क्लास और लगेगा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के सारे पहलुओं को हम देख लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक चीज़ हम आपको कवर करके आपके सामने रख देंगे। ठीक, केवल आपको इतना ही करना है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाते रहिएगा, दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दबाते रहना मतलब क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। ठीक, अब हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो हमको ये देखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य आर्थिक आधार है वो क्या है, और दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता के जो आर्थिक आधार हैं वो जनसामान्य से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अब देखिए, वर्तमान जो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद भी एक अनबैलेंस है, एक जो है आप कह सकते हैं ना कि सामाजिक सामाजिक जो है, सॉरी, एक जो आर्थिक जो है विविधता है। मतलब कैसे, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन देखिएगा कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो योगदान किसका है, तो वो है सेवा क्षेत्र का। लेकिन भारत के अधिकांश लोग जो है वो किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो लोग लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, लेकिन लगे हुए हैं लोग कृषि क्षेत्र में। आज भी लगभग 60 से 61-62% जो लोग हैं आज भी कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज की स्थिति और उस काल की स्थिति, लगभग आज से 5000 साल पहले की स्थिति में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। उस काल में भी वही स्थिति थी जो आज की स्थिति है। ठीक है, यानी कि आज के समय जैसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे, उस काल में भी वही हालत थी। उस काल में भी जो लोग थे वो ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे, कृषि में ही थे। और उसके बाद भले ही हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, लेकिन नगरीय सभ्यता होने के बावजूद भी वहाँ के अधिकांश लोग किसान ही और मजदूर ही हैं, न कि अधिकांश लोग शिल्पी हैं। अधिकांश लोग जो है आपको कह सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ कुछ ही थोड़े बहुत लोग जो है वो शिल्पी हैं, थोड़े बहुत लोग वैद्य हैं यानी कि डॉक्टर हैं, थोड़े बहुत लोग जो है वो कुलीन वर्ग लोग हैं, कुछ लोग व्यापारी हैं। लेकिन हाँ, एक सभ्यता जो है उस लेवल तक पहुँच गई है जहाँ मतलब उसके आसपास में जितनी भी सभ्यताएं हैं जहाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो भले ही हम उसको कहने के क्रम में कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीयता का उस काल के समकालीन जितने भी सभ्यताएं हैं उसमें नगरीयता का गुण हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा था। सिंपल सा चीज़। अब आइए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। अब हमने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन आज कवर करेंगे। मे भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। नहीं दिखेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, हम इसको देख लेंगे। अगली बार से मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूंगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है उसमें जो मुख्य आधार है वो है एग्रीकल्चर, कृषि है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है पशुपालन, और तीसरे स्थान पर आता है शिल्पकारी, और चौथे स्थान पर आता है वाणिज्य व्यापार। ये एक हायरार्की है, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पहले का काल है वो है नवपाषाण काल का काल। और नवपाषाण काल में लोग जो है ना, पशुपालन करना सीख चुके थे, और पशु पालते थे इसलिए ताकि वो उसको भोजन के रूप में उपयोग कर सकें। तो याद रखिएगा कि नवपाषाण काल तक आते आते जो मनुष्य की पहले शिकार करने की जो प्रवृत्ति थी, खाद्य संग्रहण करने की प्रवृत्ति थी, वो बदल करके खाद्य उत्पादन में
तब्दील हो गई है, यानी कि खाद्य का उत्पादन करने लगे थे लोग, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी और एग्रीकल्चर वस्तुएं उपयोग करने लगे थे। फिर भी अगर आप नवपाषाण काल में देखिएगा तो अधिकांश लोग जो है आपको मिलेंगे कौन सा, तो खाद्य संग्राहक ही मिलेंगे, लेकिन खाद्य उत्पादन की श्रेणी में वो आ गए थे, यानी कि कृषि जो है वो थोड़े मोड़े होना शुरू हो गया था। लेकिन मैक्सिमम जो लोग थे वो आज उस काल में भी शिकार करते थे, उस काल में भी मछली पकड़ते थे, फल फूल को लेकर आते थे, समझ गए। तो ऐसी स्थिति उस काल में थी। एक मिनट। तो हाँ, अब आवाज आ रही होगी। तो हम एक एक करके इसको आप देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहली आके हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का आधार कृषि है, पशुपालन, शिल्प और वाणिज्य व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता का जो है पहला आधार वो क्या है, वो है कृषि, कृषि है। और सेकंड आधार है पशुपालन, और तीसरा आधार है शिल्पकारी, और चौथा आधार है वाणिज्य व्यापार। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश लोग क्या हैं, तो कृषक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के जो शहरी इलाके हैं उनको खाद्य सामग्री पहुंचाने का, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का मुख्य जिम्मा इन्हीं किसान मजदूरों पर है। क्योंकि आप भी आज देख लीजिए कि जैसे पटना है या फिर दिल्ली है या मुंबई है, ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर धान गेहूँ तो उगता, एग्रीकल्चर तो होता नहीं है। तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है वो पहुँचाने का काम किसके पास है, वो किसानों के पास है, वो मजदूरों के पास है। तो यहाँ से वो पहुँचाते हैं शहर में, और शहर से वो जाता है दूसरे शहर। तो हड़प्पाई सभ्यता जो है उसका जो वाणिज्य व्यापार है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो वाणिज्य व्यापार है वो है आपका शहर से शहर, गांव से शहर, और आपको मिलेगा कहाँ से, शहर से विदेश, समझ गए। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में व्यापार होता है, और दूसरे शहर से विदेशों में व्यापार होता है, और आपको गांव से शहर में व्यापार होता है। ये हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक व्यवस्था है। तो आज भी जिस प्रकार से एग्रीकल्चर गांव में होता है, कृषि गांव में होता है, शहरों में नहीं होता। शहरों में केवल क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंचाए जाते हैं। उस काल में भी यही होता था कि गांव के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो शहर में पहुंचाए जाते थे। गांव के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो शहर में पहुंचाए जाते थे, और गांव के जो गांव की जो ज़रूरतें होती थी, जैसे गांव में बर्तन लाना है, गांव में कुछ मशीनरीज लाना है, गांव में कुछ और भी चीज़ें लाना है जो शहर में बनता है, वो शहर से गांव में आता था, सिंपल सा। तो याद रखिएगा कि भले ही हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भले ही एक नगरीय सभ्यता है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा, अच्छा मैं बदल दूँ इंक, चलिए। तो भले ही हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, लेकिन उसमें निवास करने वाले अधिकांश लोग कौन हैं, तो मजदूर हैं और किसान हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये। अब आगे बढ़िएगा, तो सेकंड में आता है पशुपालक, ठीक है, क्योंकि हड़प्पाई समाज जो है वो पशुपालन से ही कृषि में आया है। तो सेकंड स्तर पर कौन अभी है, पशुपालक है। और अभी अभी इस काल में शिल्पकारी व्यवस्था का विकास ही हुआ है, जिसमें जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, जो रथ बनाने वाले लोग हैं, समझ गए, जो धातु के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग जो है वो शिल्पी में कन्वर्ट हो गए हैं। मन के बनाने वाले लोग हैं, जो मुहर बनाने वाले लोग हैं। तो ये जो है ये थर्ड पोजीशन पे आता था वाणिज्य व्यापार व्यवस्था में, यानी कि आर्थिक आधार, है ना। और अंतिम आधार होता था वाणिज्य व्यापार, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, जो शिल्पकारी व्यवस्था से बने उत्पाद को विदेशों में बेचते थे, या फिर दूसरे शहर में बेचते थे, या फिर गांव में जाकर बेचते थे। तो वैसी जो कम्युनिटी थी, वैसी जो आप कह सकते हैं कि एक एक वर्ग हुआ करता था, उसको हम कहते हैं व्यापारिक वर्ग। तो व्यापारिक वर्ग बहुत थोड़े मोड़े होते हैं, जैसे आज भी देख लीजिए, है ना, आज भी किसान और मजदूर ज़्यादा हैं, उसके बाद शिल्पकारी उससे कम है, उसके बाद देखिएगा कि अब तो पशुपालक भी तो एग्रीकल्चर में शामिल हो गए, तो शिल्पी आज भी कम है, व्यापारी उससे कम है।
ठीक है। तो जो व्यवस्था आज इतना विकसित होने के बावजूद भी अपने किसी स्तर को डोमिनेट नहीं कर पाया, तो उस काल में कैसे आगे बढ़ सकता था? तो उस काल में भी यही व्यवस्था थी। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि कृषि कार्य में कांसे एवं पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। देखिए, बहुत बड़ी पॉइंट है ये। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता में जो एग्रीकल्चर होता था, जो कृषि होता था, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते थे? समझे? हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि होता था, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते थे, तो इस पे हमको बात करना है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो जैसे वर्तमान एग्रीकल्चर है, वर्तमान कृषि व्यवस्था है, इसमें तो मशीनरीज आ गए, कृषि के भी कई प्रकार आ गए, है कि नहीं? जैसे बागवानी खेती हो गया, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वाणिज्यिक खेती हो गया, वाणिज्यिक कृषि हो गया। तो इस प्रकार से तो, लेकिन उस काल में ऐसी तो कोई मतलब ये कृषि की पद्धति नहीं होती होगी, लेकिन हाँ, फिर भी जो भी कृषि होता होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो जो है, आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रोडक्ट तो यूज होता होगा, जैसे हल, जैसे हंसुआ, जैसे कुदाल, जैसे खुरपी, है ना? इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो कृषि में यूज होते होंगे। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि हल जो है, हल हल हमको जो है हड़प्पा सभ्यता में जो हल है वो कई स्थानों से प्राप्त हुआ है, लेकिन वो खिलौने के रूप में है। हड़प्पा सभ्यता में जो हल की प्राप्ति हुई है वो खिलौने के स्तर पर है, न कि वास्तविक हल है जिससे खेत जोते जाते थे। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में हल होते थे, तभी तो उसका जो है खिलौना बना है। लेकिन हल होते थे किसके? तो मिट्टी के होते थे, सॉरी, हल होते थे किसके? तो लकड़ी के होते थे। अब हल तो साक्ष्य मिले, लेकिन हल का फाल नहीं मिला है। अगर जिन्होंने हल देखा होगा तो हल जो है वो लकड़ी के बने होते थे, उसमें जो है लोहे के फाल वर्तमान में ठोकाते हैं। अब तो हल खत्म ही हो गया, अब तो बैल भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, तो न बैल रहा न वो हल रहा। तो उस काल में क्या था कि हल तो मिला है लेकिन फाल नहीं मिला है। तो फाल किस चीज का बना होता था? अनुमानतः ऐसा कहा जाता है कि उस काल में जो फाल होते थे या तो लकड़ी के ही बने होते थे या फिर हड्डी के बने होते थे। हड़प्पाई जो फाल हैं वो लकड़ी के हड्डी के बने होते थे, क्योंकि वर्तमान जो फाल है वो बना हुआ है लोहे का। अच्छा, उस काल में धातु का तो प्रचलन था, जैसे तांबे का प्रचलन था। तो तांबे का अगर हम फाल बना देंगे तो कितना देर तक चलेगा भाई? वो तुरंत खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, क्या जाएगा। तो तांबे का तो फाल बना नहीं सकते। अच्छा, उस काल में कांसे का इस्तेमाल तो होना शुरू हो गया था, नहीं कांसे की जो वस्तु है वो बनने शुरू हो गए थे। लेकिन कांसा तो ज्यादा जोर लगाने पर टूट जाएगा, वो फूट जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। तो कांसे के भी हल नहीं होते होंगे, मतलब धातु के हल उस काल में नहीं होते होंगे। हल के लिए या तो हड्डी के नुकीले बना करके अब उसमें फाल का प्रयोग करते होंगे, या तो कोई मजबूत प्रकार के लकड़ी लगा करके ही फाल का प्रयोग करते होंगे। यही कारण है कि आज तक हमें उस प्रकार के फाल की आकृति नहीं मिली है जो हल में प्रयोग होता होगा। तो अब आ गया जी, अब देखिए, कहता है कि पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया जाता था या फिर कांसे के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। कहते कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले हैं, यानी कि खेत की जुताई तो होती होगी, ठीक है, प्राप्त हुए हैं, किंतु हड़प्पा सभ्यता में हल के फाल नहीं मिले हैं। बिल्कुल, हल के फाल तो हड़प्पा में मिला ही नहीं है। भले खेत जुताई के साक्ष्य तो मिले लेकिन फाल नहीं मिला है। किंतु मोहनजोदड़ो बनवाली से मिट्टी के निर्मित हल के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के हल खिलौने के रूप में मिला है, समझ गए? मिट्टी के हल के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन हमें उसका फाल नहीं मिला है। अगला टॉपिक कहता है कि सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता में की गई थी। देखिए, कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो उगने वाला फसल था वो था जौ, ठीक है। और आप देखेंगे कि जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में जो फसल होते थे, जैसे कपड़ा जैसे बुना जाता था, वो था क्या? वो था आपका कपास। कपास को सिंडन कहते थे। हड़प्पाई लोग जो हैं वो दो प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र भी और ऊनी वस्त्र भी। तो यहाँ पर एक सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता में की गई थी, जिसे यहाँ के लोग सिंडन कहते थे, है ना। यहाँ से पीपल के वृक्ष, खजूर, नीम, केला वृक्ष के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता में पीपल के वृक्ष भी लगाए जाते थे,
केले के वृक्ष भी लगाए जाते थे, खजूर के भी, नीम के भी, ये सारे वृक्ष जो है हड़प्पा सभ्यता में थे। उसी प्रकार आप देखिएगा कि हड़प्पाई जो लोग हैं वो पीपल की भी पूजा करते हैं, है कि नहीं, नीम की भी पूजा करते हैं। तो जो हमारे के यहाँ प्रकृति की जो पूजा है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, जो वर्तमान में भी चली आ रही है। पीपल के वृक्ष की पूजा आज भी होता है, बड़ के वृक्ष की पूजा आज भी होती है, नीम की पूजा आज भी होती है। तो हड़प्पाई सभ्यता का ही एक विकसित रूप है। आप कह सकते हैं कि एक मोहम्मद इकबाल की बहुत बड़ी कविता थी, है ना, कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए इस जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, समथिंग इस प्रकार का कुछ था कि हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटती। यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सारी सभ्यताएं आई और गई और खत्म हो गई, मिट गई। लेकिन भारतीय सभ्यता जो है, हड़प्पाई सभ्यता जो है, वो अपने परिवर्तित रूप में, अपने जो है रूप बदल करके आज भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में आज भी प्रिवेल करती है, आज भी वो संचालित है। तो अब आगे टॉपिक देखिए, कहता है कि गेहूं मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो में हड़प्पा से पाया गया है। गेहूं के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से पाया गया है। कहता है जौ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं बनमाली से पाया गया है। चावल के साक्ष्य हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। देखिए कहता है कि गेहूं के जो साक्ष्य हैं मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। जौ के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और चावल के साक्ष्य जो है वो हड़प्पा और लोथल, कालीबंगा और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें गेहूं के भी और जौ के भी और चावल की खेती भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। कहते हैं मटर की भी खेती होती थी वहाँ पे, मक्के की भी खेती होती थी हड़प्पाई सभ्यता में। तो खेती जो है इस प्रकार से होती थी। आगे देखिएगा कि पशुपालन में कुबड़ वाले सांड, पशुपालन में कुबड़ वाले सांड, भैंसा, गाय, बकरी को पाला जाता था। केवल गुजरात के लोग हाथी पालते थे, याद रखिएगा, गुजरात के लोग हाथी पालते थे। पालतू पशुओं का उपयोग कृषि, परिवहन, विपणन, भोजन के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में भी जो पशु पाले जाते थे इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तक आते आते अब मनुष्य जो है वो कृषि उत्पादों पर निर्भरता जो है ज़्यादा बना लिया था। यानी कि मनुष्य जो है अपने भोजन के लिए कृषि उत्पादों पर ज़्यादा निर्भर थे, इसलिए अब पशु पर उनकी निर्भरता कम हो गई थी। मांस के लिए भले ही पशु को मारा जाता था, लेकिन मांस के अलावा और भी पशु का यूज हो गया था, जैसे कि कृषि के लिए पशुओं का यूज होता था, परिवहन के लिए यूज था, विपणन के लिए यूज था, और भोजन के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। क्लियर है ये? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको आर्थिक जीवन क्लियर हो रहा होगा। अब अगला टॉपिक देखिए, हाँ अगला पॉइंट है, वो कहता है कि शिल्प व्यवस्था में मिट्टी, धातु के मृदभांड, मन के मुहर, मूर्तियां बनाई जाती थी। अब शिल्प व्यवस्था में क्या क्या चीजें बनती थी हड़प्पा सभ्यता में? शिल्पकारी व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे खिलौने आज है हमारे यहाँ शिल्प व्यवस्था में आता है। आज हमारे यहाँ जो लकड़ी के काम होते हैं शिल्प व्यवस्था में आते हैं। आज तो बहुत सारे काम शिल्प व्यवस्था में शामिल हैं। उस काल में भी ये चीज़ें प्रचलित थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से हमको उन्हीं चीज़ें की जानकारी प्राप्त होती है जो चीज़ें हमें ठोस रूप में मिली है, जो हमें भौतिक रूप में मिली है, जो हमें पुरातात्विक रूप में मिली है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी बनती होंगी जो अभी तक वो जो है ना खराब हो गया होगा, सड़ गया होगा, उसका पता नहीं चला होगा, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं प्राप्त हुई हैं, तो हमें पता नहीं है, क्योंकि लिपि हड़प्पा सभ्यता की नहीं पढ़ी जा सकी है। इसके कारण से हड़प्पा के बारे में बहुत कम जानकारी हमको है। जो भी जानकारी है वो किससे है? पुरातत्व से ही है। तो कहते हैं कि शिल्प व्यवस्था में मिट्टी के एवं धातु के दो प्रकार के जो है चीज़ें बनाई जाती थी। तो एक है मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या है? मृदभांड का मतलब है बर्तन, पॉटरीज, है ना, जिसमें देखें कि जैसे मिट्टी के हांडी होता था, है ना, मिट्टी के कड़ाही होता था, मिट्टी के और भी बहुत सारे चीज़ें होती थी। तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसको कहते हैं मृदभांड। मृदभांड का उपयोग अनाज रखने के लिए होता था, पानी रखने के लिए होता था। मिट्टी का मृदभांड का जो उपयोग है, छोटे छोटे अगर कोई बच्चे का डेथ हो जाता था तो उसमें मृदभांड में ही डाल करके उसको दफन कर दिया जाता था। तो मृदभांड का उपयोग इसलिए होता था। मनके बनाने, मनका का मतलब क्या है? तो गला में जो हम लोग माला पहनते हैं उस काल के लोग मनका पहनते थे, ठीक है, तो मनके का उपयोग। मुहर और मूर्तियां बनाते थे।
हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्पकारी व्यवस्था मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं, जैसे कि माला बना देना, मुहर। मुहर का आज क्या है, आज किसी भी संस्थान में जाइएगा, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, उस पर मुहर लगता है। कोई भी चीज़ आप किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी को दर्शाने के लिए हम मुहर का प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज़ के प्रमाणिकता को दर्शाने के लिए हम मुहर का प्रयोग करते हैं। वही मुहर आज ब्रांड हो गया है बस, ठीक है, जो ब्रांड है दैट इज कॉल्ड मुहर है। तो आज मुहर का तो रूप बदल गया है, अलग बात है। तो देखिएगा कि धातु के और मिट्टी के शिल्पकारी व्यवस्था थी, इसमें मृदभान बनता था, मनके बनते थे, मुहर बनते थे और मूर्तियां बनाई जाती थी। मूर्तियों में आप देखिएगा कि कांसे की मूर्तियां होती थी, मिट्टी की मूर्तियां होती थी, है कि नहीं, मिट्टी की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये सब शिल्पकारी व्यवस्था का ही देन है। कहता है कि यहाँ कीमती पत्थर का भी काम किया जाता था, जैसे कि गोमेद, फिरोजा, लार्जुबद पत्थर, लाल पत्थर और सिलखड़ी, ये सब पत्थर के नाम हैं जो अच्छे अच्छे पत्थर होते थे। आज भी जैसे कि बहुत सारे स्टोन हैं जो हम लोग अंगूठी के रूप में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, तो पत्थर के काम भी किए जाते थे। आज भी देखिए जैसे कि बहुत सारे ऐसे पत्थर, जैसे नर्मदा नदी का जो पत्थर होता है, उसके शिवलिंग बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे पत्थर के काम भी हड़प्पा सभ्यता में किए जाते थे। अच्छा, जो भी पत्थर होते थे वो कहीं बाहर से लाते थे, इंपोर्ट करके लाते थे, और वहाँ पे मूर्तियाँ बना करके उसको तराश करके फिर उसको बाजार में बेचा जाता था। तो पत्थर के काम भी होते थे। उसमें आप देखिएगा कि गोमेद है, फिरोजा है, आज भी जैसे फिरोजा वगैरह, लार्जुबद वगैरह आज भी हम लोग पहनते हैं। तो लार्जुबद है, लाल पत्थर है, सिलखड़ी है, तो ये सबसे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ये सबसे और भी कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मनके हो गए, ये भी बनाए जाते होंगे। तो पत्थर के काम होते थे। कहता है कि हड़प्पा से निर्यात की वस्तुओं में लोथल से बनी सीप, ठीक है, लोथल से बनी सीप की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, कपास, अनाज, फल और सब्जी निर्यात होता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो वस्तुएं बाहर भेजी जाती थी, जैसे मेसोपोटामिया भेजी जाती थी, या फिर मिस्र भेजा जाता था, या फिर बहरीन भेजा जाता था, तो इन जगहों से जो बाहर वस्तुएं एक्सपोर्ट होती थी, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उनमें जो है कृषि युक्त वस्तुएं, उसमें वस्त्र, ऐसी वस्तुएं, उसमें जो है आपको सीप की वस्तुएं होती थी, उसमें हाथी दांत की वस्तुएं होती थी, उसमें फल एवं सब्जियां होती थी। तो ये चीज़ें वहाँ बाहर भेजा जाता था, क्योंकि भारत में जो है फल, जैसे देखिए कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र तो पूरा का पूरा डेजर्ट इलाका था। जैसे अब देखिए कि इधर ईरान, मेसोपोटामिया, ये भी पूरा का पूरा इलाका खाली, वो वहाँ पे देखेंगे कि दर्जला और फरात नदी आपको दिखेगा। इन नदियों के किनारे कुछ कृषि होते हैं, बाकी तो बंजर इलाके थे। तो मेनली जो है भारत से एग्रीकल्चर वस्तुएं यहाँ से भेजी जाती थी, खाने के प्रोडक्ट होते थे, अनाज वगैरह होते थे, वो वहाँ से यहाँ से भेजा जाता था। फल हो गया, सब्जी हो गया, इसको हम बाहर भेजते थे। हाँ, आगे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य व्यापार अति महत्वपूर्ण रहा था। इसके अधिकांश नगर व्यापारिक नगर पर बसे हुए हैं। देखिए कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था, अच्छा फल फूल रहा था। क्यों? इसका प्रमाण इसलिए मिलता है क्योंकि अधिकांश जो नगर हैं, है ना, वो व्यापारिक मार्गों पर बसे हुए हैं, व्यापारिक रास्तों पर बसे हुए हैं। जैसे देखिए ना भाई कि बलूचिस्तान में एक नगर है, उसका नाम है सुतका गेंडोर। अब सुतका गेंडोर के आसपास में पूरा का पूरा रेगिस्तानी इलाका है, फिर भी एक लेकिन नगर है वो। क्यों है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वहाँ पर अपना जहाज रोकते थे, वो समुद्र किनारे है, वो उसके बगल में एक नदी बहती है, दाश्क नदी, तो वो नदी के किनारे है, और वहाँ पे बाहर से लोग आते थे, मेसोपोटामिया से आए व्यापारी, तो वहाँ रुक गए। और वहाँ रुकेंगे तो खर्चा पानी अपना चलाएंगे, मतलब भोजन भाव चलाएंगे, तो उसके लिए पैसे खर्च करेंगे, तो पैसे खर्च करेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इसलिए नगर बन जाएगा धीरे धीरे वो। तो कहता है कि अधिकांश जो व्यापारिक शहर है वो व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, ताकि व्यापार जल थल दोनों माध्यमों से होता था। बोले क्या एयर मार्ग से होता था कि नहीं? तो नहीं, उसमें हवाई जहाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो व्यापार जो है वो जल से भी होता था और थल से, यानी पैदल भी व्यापार, यानी कि लद्दू जानवर से पर लाद करके भी व्यापार लोग करते थे, और जल तो एक प्रमुख साधन था ही व्यापारिक मार्ग का। कहता है कि हड़प्पा की विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया, मिस्र, बहरीन, ओमान, सीरिया से होता था। हड़प्पा सभ्यता का जो वाणिज्य व्यापार है वो कहाँ कहाँ से होता था? तो वो होता था आपको मेसोपोटामिया से, मिस्र से, बहरीन से, ओमान से और सीरिया से। अच्छा, बोलिएगा कि इसका प्रमाण कहाँ मिलता है हमको कि इतने इतने देशों से भारत का व्यापार होता था? तो प्रमाण मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी, ये अगले पॉइंट में आपको दिख जाएगा। देखिए कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार शहर से गांव, गांव से शहर, शहर से विदेशों में फैला हुआ था।
ठीक है। जैसा कि मेसोपोटामिया का जो शासक है उसका नाम है सारगौन, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया का शासक सारगौन यह दावा करता है कि दिलमन दिलमन कौमा माकन कौमा मेलुहा के व्यापारी उनके राजधानी में लंगर डालते हैं। लंगर का मतलब क्या होता है? लंगर का मतलब होता है कि जहाज रुकने के लिए हम लंगर डालते हैं, जहाज रुकने के लिए लंगर डालते हैं, जहाज में लंगर फिट होता है, तो याद रखिएगा कि लंगर डालते हैं। तो लेकिन ये दिलमन माकन और मेलुहा कौन है और सारगौन कौन है? सारगौन जो है मेसोपोटामिया का शासक है, किंग है, जो वहाँ का राजा है, मतलब वहाँ का राज्य चलाता है। तो उसने अपने अभिलेख में लिखा हुआ है कि दिलमन माकन और मेलुहा के व्यापारी हमारे के यहाँ आकर के लंगर डालते हैं, यानी कि हमारे के यहाँ जहाज रोकते हैं, हमसे व्यापार करते हैं। अब बात है कि दिलमन और माकन और मेलुहा क्या है ना? तो देखिए नीचे है कि दिलमन की पहचान जो है वो बहरीन से की गई है। प्राचीन काल में बहरीन को दिलमन कहा जाता था। और माकन की पहचान बलूचिस्तान से की गई है। वर्तमान बलूचिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और मेलुहा की पहचान हड़प्पा से की गई है। मेलुहा की पहचान किससे की गई है? हड़प्पा से की गई। तो ये आप याद रखिएगा, ये है उस काल के आर्थिक जीवन जो कि कृषि, वाणिज्य व्यापार, शिल्प कार्य व्यवस्था पर टिका हुआ है। और इस प्रकार से उस काल के वाणिज्य व्यापार और आर्थिक जीवन को चलाया जाता था। क्लियर है? अगर इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल आपको आराम से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखा जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्टिव के रूप में सुनना चाहता है, ऑब्जेक्टिव रूप में बनाना चाहता है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी इसमें हमने एक पॉइंट आपको समझा दिया है, तो ऑब्जेक्टिव रूप में भी ये काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। बिल्कुल हाँ, तो सामाजिक जीवन है। अब हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक जीवन है इसको हम लोग को जो है देखना है। और इसे जो है देखने के संदर्भ में एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है वो हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त है इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त है। अब बताइएगा कि क्यों जानकारी कम क्यों प्राप्त है? तो कम जानकारी इसलिए प्राप्त है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि हम पढ़ लिए होते तो हमें हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और दार्शनिक जीवन के बारे में और बहुत अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त होती। उसी प्रकार प्रशासनिक जीवन के बारे में हमको पता नहीं है, राजनीतिक जीवन के बारे में पता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता इतना वेल मेंटेन सभ्यता तो था, इतना बढ़िया तरीके से मैनेज सभ्यता तो था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के मैनेज करने वाले लोग कौन थे आज तक पता नहीं है, क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। हड़प्पाई जो लिपि है अभी तक लगभग 420 के आसपास में मिली है। एक पट्टे पर लगभग 20 अक्षर एक साथ में लिखा हुआ लिपि मिला है। और हड़प्पाई लिपि को बाउस्ट्रोफ्रेंडम लिपि कहते हैं, हड़प्पाई लिपि को गौमूत्री लिपि कहते हैं, हड़प्पाई लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से करके हम इसको आपको दिखाते हैं। चलिए, तो देखिए, अब पहला पॉइंट पे आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है इस पे हम पहले पॉइंट पे आते हैं। कहता है कि देखिए, नगरों के निर्माण, आकार और प्रकार तथा समाधान पद्धति के आधार पर हड़प्पा ई समाज कई स्तरों में विभक्त नजर आता है। अब देखिए, चूंकि हड़प्पाई लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो नहीं पढ़ी गई है, तो हड़प्पाई लिपि जब पढ़ी नहीं गई तो सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ना मुश्किल है, जानना मुश्किल है। लेकिन सामाजिक जीवन के बारे में जानने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही कुछ चीजें जो प्राप्त हुई है हम उसी का व्याख्या करेंगे। हड़प्पाई लिपि अगर पढ़ी जाती तो पता होता ना भाई किस प्रकार के राजा हुआ करते थे, किस प्रकार का समाज हुआ करता था, समाज में क्या क्या चीजें प्रिवेल करती थी, क्या क्या चीजें प्रचलित में था। लेकिन तो लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी, तो दिक्कत तो है यहाँ पे। तो फिर भी हमें कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के निर्माण, आकार और प्रकार तथा समाधान पद्धति, यानी कि शवों के दफनाने की पद्धति के अनुसार ही हमें हड़प्पाई जीवन के बारे में कुछ कुछ अनुमान लगाया जाना चाहिए कि इस प्रकार का समाज रहा होगा। जैसे देखिए कि आज वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान जिनके गांव में मकान जिनके बड़े हैं तो उनको दूर से देखने के बाद ही पता लग जाता है कि वो जो बड़े घर में रहते होंगे उनका जो है सामाजिक स्थिति बढ़िया होगा।
वो अच्छे खासे बड़े लोग होंगे, उनके पास लग्जरियस लाइफ होगा, ठीक है, उनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। जो बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, जो गरीब है, उसका सामाजिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है चीज़ों को देख करके पता लगा लेते हैं कि हाँ, वो कुछ लोग अपवाद होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से ही अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, अब देखिए कि जैसे समाधान पद्धति, लोगों को जो है, अब कोई व्यक्ति किसी का डेथ हो गया है, तो अब देखिए जो गरीब आदमी है उसके जनाजे में 2 4 5 लोग जा रहे हैं, और कोई बड़ा आदमी है, बड़ा का मतलब धनी मनी आदमी है जिसका सामाजिक स्थिति काफ़ी बढ़िया है, उसके जनाजे में 1000 लोग जा रहे हैं, और उसके जनाजे में जो है ढोल बाजा गाजा, बहुत सारे हाथी घोड़े भी जा रहे हैं। तो इस सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, जिसका समाज में जितना पकड़ होता है ना। समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक के मरने के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है, समाज का कल्याण हो गया, और एक के मरने के बाद ये कहा जाता है कि बड़ा मतलब क्षति हो गया समाज का, अभी रहते तो समाज कुछ और देते। तो सामाजिक स्थिति इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का समाज इसी के आधार पर व्याख्या की जाती है, क्योंकि ओरिजिनल जो वो लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं है, तो फिर दिक्कत तो है। आगे बढ़ते हैं। तो समाधान पद्धति के आधार पर जो है हमने समाज को कई स्तरों में विभाजित किया है, ठीक है। तो कहता है हड़प्पा समाज 4 वर्गों में विभाजित है। हड़प्पा समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग है योद्धा वर्ग। योद्धा का मतलब क्या है? योद्धा का काम है लड़ना, ठीक है। तो हड़प्पाई समाज जो है उसमें एक वर्ग जो है वो क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अपना जो है योगदान देता था, मतलब क्षेत्र की रक्षा के लिए योद्धा का काम करता था, सैनिक का काम करता था। तो एक हो गया सैनिक वर्ग। दूसरा हो गया विद्वान वर्ग। विद्वान का मतलब है जो पढ़ाई लिखाई का काम करते होंगे, कुछ ज्ञान वगैरह का काम करते होंगे, जैसे मतलब वैद्य वगैरह हो गए, इंजीनियर वगैरह हो गए, इस प्रकार के जो लोग हैं वो विद्वान वगैरह में आ गए। तीसरा है व्यापारी वर्ग। व्यापारी का मतलब जो शिल्प व्यवस्था में लगे हैं, जो व्यापार वाणिज्य में लगे हैं, जो वस्तुओं को खरीद बिक्री कर रहे हैं, वो व्यापारी वर्ग में आ गए। और चौथा है श्रमिक वर्ग, जो मजदूर हैं। इन सभी चीज़ों का जो है इसमें मजदूर में किसान भी आते हैं, याद रखिएगा, मजदूर में किसान भी है और मजदूर भी हैं। तो ये जो है फसल के उत्पादन में लोग लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मजदूर वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग, ठीक। इसमें किसान भी शामिल हैं। तो ये जो है 4 वर्ग में विभाजित है हड़प्पा समाज: योद्धा वर्ग, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक एवं किसान। आगे चलिए क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार के प्रजाति निवास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार के प्रजाति के लोग निवास करते हैं। आज देखिए दुनिया में कई प्रजाति के लोग हैं, जैसे कि काकेशस, जैसे ब्रिटेन वाले हैं, या फिर जो भी यूरोपियंस हैं वो काकेशस हैं, जिनका नाक खड़े हैं, लंबे हैं, है ना, जिनके जो बाल हैं वो क्या कहते हैं कि स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, इस प्रकार से ना कि लंबे होते हैं, चौड़े लंबे लंबे होते हैं, जिनके नाक खड़े होते हैं, ये जो है काकेशस में आते हैं। गोरे होते हैं, काकेशस में आते हैं। निग्रो, निग्रो जैसे कि जिनके नाक चौड़े हैं, ऐसे पसरे हुए हैं, ललाट जो है वो चौड़ा है, इस प्रकार से काले रंग है, और रुई जैसे बाल है, घुड़मुड़िया आया हो, घुड़मुड़िया इस प्रकार। तो ये जो है निग्रो लोग हैं। एक होते हैं ये मंगोलाइड। मंगोलाइड कौन है? तो जो नेपाल में है, चाइना में है, जिनके जो है ना इस प्रकार से नाकें जो है तो चौड़ी लेकिन सटा हुआ है, आंखें अध खुली है, और बाल जो है वो स्ट्रेट हैं, सीधे सीधे। तो ये लोग जो है वो आते हैं मंगोलाइड में। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब मानव की प्रजातियों की व्याख्या करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा में 4 प्रकार के प्रजाति के लोग रहते थे। उसमें सबसे अधिक होते थे भूमध्य सागरीय लोग, जो हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उसी प्रकार के प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक थे। उसके बाद मंगोलाइड लोग भी निवास करते थे। उसके बाद अल्पाइन लोग भी रहते थे, और फिर प्रोटोस्टोलाइड लोग भी रहते थे। यहाँ निग्रो यानी कि जो काले लोग होते हैं वो निवास नहीं करते थे। निग्रोइड जो है वो काले लोग जो हैं, मतलब काले क्या, मतलब रेसिज्म नहीं है, काले कि उनको जो है शरीर काला है, क्यों? क्योंकि वो जो है वो कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं जो है विषुवत रेखा के आसपास के इलाकों में। विषुवत रेखा का मतलब क्या है कि 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो वहाँ पे सूर्य की गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए उनके जो है बदन काले हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है वो जो है निग्रो में आते हैं वो लोग, है ना। उनकी खान पान अलग होते हैं, उनके जो है जलवायु कंडीशन अलग होते हैं। तो जलवायु कंडीशन अलग होने के कारण उनकी जो स्किन वो काले हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा कि काले लोग बोल रहा है, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाने क्रम में बोल रहा हूँ, ठीक है। हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं।
देखिए कहता है कि अधिकांश संख्या में स्त्री मूर्तियां को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज है। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश मूर्तियां जो है वो महिलाओं की ही मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश मूर्तियां महिलाओं की मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज है उसमें महिला डोमिनेंट करती थी, यानी कि महिलाओं की सत्ता अधिक जो है लोकप्रिय थी, अधिक मानी जाती थी। आज क्या, आज हर घर में महिला कम पावरफुल है, पुरुष ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि भारतीय वर्तमान समाज पितृसत्तात्मक है, न कि मातृसत्तात्मक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है, अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि महिलाओं की मूर्तियां अधिक मात्रा में मिली है। वहाँ पर महिलाओं की जो पूजा भी होती थी वो भी जो है कई रूपों में होती थी। जैसे कुमारी के रूप में महिलाओं की पूजा होती थी, जैसे कि महिलाओं की पूजा रौद्र रूप में होती थी, महिलाओं की पूजा सौम्य रूप में होती थी। ठीक है, उसी प्रकार से एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि महिलाएं जो मूर्ति है वो उर्वरता की देवी के रूप में उसको पूजा की जाती थी, यानी कि जो मूर्ति है वो धरती का प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। तो ये है यहाँ का सामाजिक जीवन। आगे देखिए, कहता है कि अनाजों के अवशेष तथा घरों में पाए जाने वाले जानवरों के हड्डियों से ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित था। हड़प्पाई जीवन में जो भोजन है, भोजन जो है वो दोनों रूपों में प्रचलित था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो घरों में जो मिली हैं चीज़ें, तो उसमें अनाज भी मिले हैं और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। इससे प्रतीत होता है कि भोजन के रूप में शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे और सर्वाहारी भी थे। ठीक है, दोनों भोजन करते थे लोग। कहता है कि इस काल में दास व्यवस्था का प्रचलन था। दास व्यवस्था का मतलब वही मजदूरी व्यवस्था, मतलब कि दूसरे को अपने के यहाँ काम देना। तो दास व्यवस्था का भी इस काल में प्रचलन था। कहाँ? तो हड़प्पा सभ्यता में। कहता है कि इस काल में लोग मनोरंजन के साधन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना इत्यादि खेल साधन के रूप में प्रयोग करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसमें मनोरंजन के कई आयाम थे। जैसे मतलब कि पशु पक्षियों को आपस में लड़ा करके मनोरंजन कर लेते थे लोग। जैसे आज भी हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा गेम होता है जिसमें पशु के साथ में खेला जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता ही होगा। तो इसे होता है जैसे जलीकट्टू, तो ये जो है पशु दौड़ होता है। तो इस प्रकार से तो आप देखें कि जो है ना शिकार करना भी एक उस काल में मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। आज भी आज़ादी के पहले तक जो हमारे के यहाँ रजवाड़े होते थे वो भी जाकर के जंगल में शिकार करते थे, तो भी एक मनोरंजन का साधन होता था। किसी के जीवन समाप्त करना मनोरंजन का साधन था, बताइए जरा। उसी प्रकार से जो है चौपड़ खेलना, पासा खेलना, जैसे सपनी मामा जो पासा खेलते थे, तो उस प्रकार के पासा खेलना जो है आज हमारे यहाँ जैसे लूडो वगैरह हो गया, तो वो जो है लूडो क्या है, उसी का विकसित रूप है। ठीक है, तो जो है मनोरंजन का एक साधन था। तो इससे सामाजिक जीवन के बारे में हमको पता लगता है कि किस प्रकार का सामाजिक जीवन हड़प्पा सभ्यता में था। अच्छा, एक और है जो पॉइंट इसमें छूटा हुआ है, और वो है 7वां पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के शवदाह, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो शव होता था उसको किस प्रकार से लोग जो है ये करते थे, क्या कहते थे कि मतलब दाह संस्कार करते थे। वहाँ पर दाह संस्कार जो है वो कई रूपों में प्रचलित था, आंशिक समाधि, पूर्ण समाधि और दाह संस्कार। ठीक है, तो बहुत सारे जो ऐसे ये मिले हैं, क्या कह सकते हैं कि जो समाधियाँ मिली हैं, बहुत सारे ऐसे जो कब्र मिले हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोगों को दफनाया गया है ना, उसके दफनाने के क्रम में बहुत सारे बर्तन और उसमें अनाज रख दिए गए हैं बहुत सारे कब्र में। कुछ कब्र ऐसे हैं जिसमें कुछ नहीं है, केवल लाश को दफना दिया गया है। कुछ कब्र ऐसे हैं जिसमें थोड़े बहुत बर्तन हैं। तो वो दिखाता है कि व्यक्ति का जो स्टेटस है वो कैसा है, व्यक्ति का जो सामाजिक स्थिति कैसी है। समझ गए? अगर इसमें बहुत सारे बर्तन हैं तो पता लगता है कि ये जो है व्यक्ति इसकी सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी रही होगी। जिसके पास कुछ नहीं है, आसपास में दफनाने के क्रम में कुछ नहीं रखा गया है, उसे पता लगता है कि ये व्यक्ति काफ़ी गरीब होगा, इसकी सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए ऐसे ही दफना दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो है सामाजिक स्थिति रहा है हड़प्पा सभ्यता का, और आर्थिक जीवन रहा है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके क्रम में मैं अभी इस क्लास को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्द ही करेंगे, और
अब 5वां क्लास बाकी है, इसमें कुछ टॉपिक और है जिसको अभी हम कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।